हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग ने पहला परक्विजिट वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन देखा, जिसके अपन ने 2 पार्ट कवर किए थे। आज इसके बैलेंस पार्ट कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आने पर लाइक करें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन क्विक रिविजन करते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का। देखिए, हम लोग ने क्या पढ़ा था। कभी भी कोई भी कंपनी अगर आपको एकोमोडेशन के लिए कोई भी घर दे रही है, जिसमें वो रेंट चार्ज करे या ना करे, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, दोनों एक केस हो सकता है। या तो वो रेंट चार्ज कर रही है या रेंट चार्ज नहीं कर रही है, या रेंट चार्ज कर रही है तो मतलब नॉर्मली जितना चार्ज होता है उससे कम कर चार्ज करिए, कंसेशनल रेंट जिसको बोलते हैं। तो उसके बारे में अपन लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज देखिए, पहले तो अनफर्निश्ड हाउस होते हैं और एक तो फर्निश्ड हाउस होते हैं। अनफर्निश्ड मतलब एक खाली कमरा, फर्निश्ड मतलब जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फर्नीचर्स ये सारे जो जो लगे रहते हैं पूरे मिलेंगे। फर्नीचर का मतलब यहाँ पे कबर्ड हो गया, आपके बेड हो गए, ये सब से। ओके, तो देखिए अनफर्निश्ड हाउस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट रूल्स में जो डिक्लेयर्ड रहती है ना अमाउंट, जो डिटरमाइंड रहती है टोटल जो भी अमाउंट है, उतने को यहाँ लिख देंगे, वही आपका होगा वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, अगर एम्प्लॉय से कोई भी रेंट रिकवर किया जा रहा है ना, तो इसमें जो अभी आपका गवर्नमेंट रूल्स में जो डिटरमाइन किया गया उसमें से उस अमाउंट को डिडक्ट करिएगा तो आएगा आपका वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अच्छा फर्निश्ड हाउस रहेगा तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट रूल्स में जो भी आपका अमाउंट डिटरमाइन किया गया है पहले उसको लिखिए, उसमें ऐड कर दीजिए फर्नीचर के कॉस्ट का 10% पर एनम के हिसाब से। समझ लीजिए फर्नीचर अगर 5000 का है तो पूरे पर एनम में 500 ऐड कर दीजिएगा, 10% 5000 का। ओके, तो इससे आएगा आपका टोटल वैल्यू। उसमें से आप माइनस करेंगे अमाउंट जो भी रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉय से, और किस नाम से रिकवर किया जा रहा है, ऑब्वियसली आपके रेंट के नाम से। ओके, अच्छा जितना पे कर दिया वो, या फिर जितना पेमेंट करना बाकी है। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, उसको भी यहाँ लिखिएगा। ओके, चलिए, तो अपन लोगों ने ये देखा, ये था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद आते हैं अपन अदर एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ मतलब ऑब्वियसली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर एकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब जो घर है वो खुद एम्प्लॉयर का है, तो क्या होगा, तो अनफर्निश्ड हाउस में क्या होगा, अगर 25 लाख से ज़्यादा है उस सिटी की पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड, ठीक है, सैलरी का 15% लेंगे, उतना आपका आएगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ओके, उसके बाद अगर 25 लाख से तो कम है पर 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है तब तो 15%, अगर 25 लाख से कम है पर 10 लाख से ज़्यादा है तो 10%। अच्छा, अगर 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ओके, अच्छा यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आएगा, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था सैलरी में, देखिए ये रहा, यहाँ पे सैलरी में सारे पे आएंगे, मतलब जितना पैसा आपको मिल रहा है सब आएगा। क्या नहीं आएगा वो देख लीजिए, डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या नॉट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल डीए इसमें नहीं आएगा, खाली डीए डैश आएगा। उसके बाद एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब कभी कभी होता है अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, अपने बॉस को जाके बोलते हैं कि बॉस हमको एडवांस सैलरी चाहिए नेक्स्ट मंथ की, या फिर इसी मंथ की हमको एडवांस सैलरी चाहिए, क्योंकि इस मंथ की पेमेंट कब होती है, नेक्स्ट मंथ में होती है, मंथ खत्म होने के बाद होती है ना, एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ के 10 तक शायद पेमेंट होती है। और एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बॉस भी तो ये बात बोल सकता है भाई अभी पैसा नहीं है बाद में ले लेना, मेरे साथ ऐसा होता है। तो पैसा नहीं रहता है तो उसमें जो सैलरी रहती है ना, उस सैलरी को इसमें काउंट मत करिएगा, जो पुरानी सैलरी इस बार मिल रही है आपको वो यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो पीएफ में जो पैसा भेजा जाता है, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा भेजा जाता है, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सेम अमाउंट भेजते हैं। मतलब अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी से 1000 कट हो रहा है कि आपको पीएफ में भेजना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एम्प्लॉयर होगा उनका भी 1000 ही कट होगा और उनके हिस्सेदारी से भी आपका उसमें जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ऐसे अलाउंसेस भी आपको
आपका एम्प्लॉयर देता होगा जिसमें आपको टैक्स देना ही नहीं है, जो अपन ने पढ़े थे बहुत सारे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस यहाँ पे जो लिखा है और कन्वीनियंस अलाउंसेस। ओके, फिर एक होता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17(2). देखिए सेक्शन 17(2) क्या है। सेवनटीन टू कहाँ है भाई? 17(2). ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना वही है, द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 17(2)(1). ओके, तो ये इसमें नहीं आएगा, मतलब भाई जिसके बारे में आप निकाल रहे हैं वही आप अगर इसमें ज्वाइन मतलब इंक्लूड कर देंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा भाई, कितना नुकसान हो जाएगा ना आपका। उसके बाद देखिए द अमाउंट पेड और रीइंबर्स फॉर ट्रीटमेंट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर कुछ भी ऐसा होता है, जो भी अमाउंट आपको मिलता है ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, तो वो अमाउंट को भी सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सब इंक्लूड होगा, ठीक है। और लास्ट अमाउंट क्या है, जो आपको लमसम पेमेंट मिलता है। लमसम मतलब टोटल ग्रॉस अमाउंट जो आपको मिल रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन मतलब आप अपनी सर्विस को छोड़ के जा रहे हैं, या सुपर एन्युएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेच्युटी, सेवरेंस पे, लीव इनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड सिमिलर पेमेंट्स। ये सब अपन पढ़ेंगे ना, ग्रेच्युटी अभी पढ़ेंगे, लीव इनकैशमेंट भी एक तो टॉपिक है, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी है, अनकम्यूटेड भी होता है, कम्यूटेड भी होता है, ठीक है। ये सारे पढ़ेंगे, तो ये सब सैलरी में नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी आपको पैसा मिल रहा है ना, वो सारे पैसे को आप सैलरी में इंक्लूड करेंगे और उसी का 15, 10 और 7.5% निकालेंगे एज द केस में भी। मतलब कब कब निकालेंगे, अगर कोई भी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, अगर 25 लाख से कम है पर 10 लाख से ज़्यादा है तो 10%, अगर 10 लाख से भी कम है तो 7.5%। ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। और सैलरी में क्या आता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हुआ, अदर एम्प्लॉइज वाला। ये क्या पढ़े अपन, अनफर्निश्ड के लिए, ओके। अच्छा, अगर एकोमोडेशन, पहला केस क्या था, अनफर्निश्ड था, प्लस जो एकोमोडेशन था वो एम्प्लॉयर का खुद का था, मतलब जो घर था वो एम्प्लॉयर का ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर एकोमोडेशन, घर एम्प्लॉयर भी किराए पे लेके रखा है, लीज पे लेके रखा है, या फिर रेंट पे लेके रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भाई साहब आपका 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल लीज रेंटल, मतलब समझ लो 15% ऑफ सैलरी, समझ लीजिए आपकी सैलरी है 15,000, आपकी सैलरी कितनी है 15,000, इसका 15% निकालिए, ये सैलरी में सारे इंक्लूड है ना, जो जो सैलरी मतलब आता है, 2250, ओके, 2250। और आपका जो लीज रेंटल है ना, जो मतलब जो एम्प्लॉयर पेमेंट करता है वो है 2000 की पर मंथ की बात करें, तो इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेना है, 2000 को यहाँ पे लेना है, ओके। ये हो गया नॉर्मली, इन दोनों से जो भी छोटा है उसको लेना है। ये अनफर्निश्ड का या फर्निश्ड का कैसे आएगा, पहले जो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस है उसको लिखिए, उसमें ऐड कर दीजिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये नॉर्मली आपका आंसर, ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फर्निश्ड हाउस का है। अच्छा, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेट निकालना है तो वो कैसे आएगा, तो जो आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड या फिर फर्निश्ड एकोमोडेशन है उसमें से माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट आप अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस यहाँ पे जैसे 2000 आया, इसमें ऐड कर दीजिए 10% ऑफ फर्नीचर, जो अपन अपने एग्जांपल से 5000 था कॉस्ट, उसका 10% होता है 500, तो 2500 हो जाएगा। उसमें से मान लीजिए आप खाली अपने एम्प्लॉयर से, सॉरी एम्प्लॉय से 1000 पर मंथ रिकवर करें, 2500 से 1000 माइनस करिए, बचेगा जो 1500 है वो आपका वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट है, ओके। ये खत्म हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद स्टार्ट करना है अपन को आज का अपना टॉपिक, ये था अपना क्विक रिवीजन। अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक की इसके क्वेश्चंस भी किए। आज अपन करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। देखिए पहला केस क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वालों को क्वार्टर मिलता है, देखी भी होगी आप लोग कि क्वार्टर नंबर दिस M32 दिस, जो भी लेट रहता है यार, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टाइप का नाम रहता है। उसके बाद
नेक्स्ट बताऊँ तो अपन पढ़े थे कि अदर एम्प्लॉयज़ के केस, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या थे, दो ठो केस थे। पहला कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है या फिर एम्प्लॉयर लीज या फिर रेंट पे लेके दे रहा है घर। अब तीसरा केस है जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपको होटल में दे रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो बोल रहा है क्यों लेंगे हम लीज पे, डायरेक्ट आपको आपके लिए तो बुक कर देते ना, तो मस्त रूम 5 स्टार होटल पे। वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट, यहाँ पे दोनों केस है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के अलग से बना था, ये दोनों की बात कर रहा है। टू द एम्प्लॉय इन अ होटल इट्स वैल्यू शैल बी एज अंडर, where the accommodation is provided on his transfer from one place to another and the period is an aggregate does not exceed 15 days, the value shall be taken as nil। इस क्या लिखा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, मैं अपनी केवीएस की बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ऐसा होता नहीं होगा केवीएस में, पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी टीचर आता है, समझ लीजिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वहाँ पे आपको रूम की फैसिलिटी नहीं मिली, मतलब जो गवर्नमेंट अपने रूम देते हैं, क्वार्टर्स देते हैं ना, उसकी फैसिलिटी उनको नहीं मिली, मान लीजिए नहीं मिली, ठीक है, तो क्या होगा, तो उनको जो होटल पे रूम देना पड़ेगा, तो जो होटल पे जो भी खर्चा होगा, अगर वो होटल वाला रूम 15 डे के अंदर अंदर क्लियर कर रहे हैं कि आपको दूसरा क्वार्टर मिल जा रहा है, अभी आपको बस 15 डेज में होटल पे रहना है, तो जो आपका वैल्यू आएगा ना, जो भी होटल पे रहने का, वो नील लिया जाएगा, मतलब इनकम टैक्स कुछ नहीं लगना उसमें, ठीक है, जितना भी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। उसके बाद क्या है, इन एनी अदर केस मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है, या फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, वो ऐसे ही चले गए, ठीक है, या फिर वो उसी जगह पे है, बस उनको होटल पे रहना था, तो उनको उनकी जो कंपनी है वो उनको अलाउ कर दी कि हाँ ठीक है आप होटल पे रहिए, तो द वैल्यू शैल बी टेकन 24% ऑफ सैलरी पेड और पेएबल फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस ईयर मतलब है जिस साल भाई साहब रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में टैक्स कैलकुलेट होता है, पेमेंट कब होता है, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आप इनकम कमाए उसके अगले साल, ठीक है, जैसे 2013-14 की इनकम है तो 14-15 में उसका टैक्स पेमेंट करते हैं, इसलिए उसको प्रीवियस ईयर बोलता है, जिस साल आपने इनकम कमाई। तो किसकी सैलरी की बात कर रहे हैं, जो आपकी प्रीवियस ईयर में सैलरी थी, मतलब जब आप होटल पे रहे तब जब आपकी सैलरी थी, उस सैलरी का 24% निकालना है, ठीक है, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। अब जितने महीनों के लिए या फिर जितने हफ्तों के लिए तो शायद नहीं देगा, क्योंकि 15 डेज चलो हफ्तों में भी आ जाएगा, समझ लो ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो जितने हफ्तों के लिए, जितने महीनों के लिए, जितने साल के लिए वो भाई साहब आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करें होटल पे, तो उस पर्टिकुलर पीरियड का आपको टोटल सैलरी निकालना है, उसका 24% निकालना है, वो आपका होगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। सॉरी और एक और है, और द एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल, या फिर जो एक्चुअल चार्जेस पेड है, यहाँ पे वही रेंट वाला आ गया, लीज रेंटल पेड और 15% ऑफ सैलरी, बस यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ये है एक्चुअल चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल या 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, देखिए यहाँ लिखा है विच एवर इज लेस, उतने का आपको मिलेगा, क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन होगा, ठीक है। और अगर भाई आपसे कोई भी अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ भी पैसा वसूल रहा है, कोई भी पैसा रिटर्न में ले रहा है, तो उसको मारो गोली, उसको यहाँ पे माइनस कर देना, ख़त्म बात, ठीक है। वो तो मैं बार बार नहीं बता सकता ना आपको कि आपसे इतना रुपये ले रहा है, तो उसको बार बार मैं बोलूँगा माइनस करो माइनस करो। अब मैं यहाँ पे नहीं बोला, पता चला आप लोग माइनस नहीं किए तो मेरे को बोलोगे नहीं गलत पढ़ाया था मैं, नहीं, यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉय से कोई भी पैसा लिया जा रहा है तो उसको रेड्यूस किया जाएगा टोटल अमाउंट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसका क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स इज अपॉइंटेड एट कोलकाता, ही स्टेड इन अ होटल फॉर 25 days एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाई हिज एम्प्लॉयर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो 15 डेज तो हुआ ही नहीं, मतलब 15 डेज वाला केस तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब 15 दिन से ज़्यादा रहे, 25 दिन, 5 दिन और रह लेते तो 1 महीना हो जाता। उसमें बता रहे हैं आपको कि आपको वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन निकालना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकालनी है, ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकालनी है। तो क्या था, एक्चुअल चार्जेस पेड टू द होटल और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो भी छोटा होगा। तो देखो सबसे पहले तो रूम रेंट इज इन अ होटल 1000 पर डे, 25 दिन का कितना होगा 25,000, ठीक है। और सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7,30,000, ये पर एनम सैलरी दी है, देखिए पूरा प्रीवियस ईयर की बात किया है, 7,30,000।
और ये खाली 25 डेज के लिए गए, ठीक है। तो 7,30,000 जो है 7,30,000 ये है आपका 365 डेज के लिए। तो 25 डेज के लिए कितना होगा, 50,000 आ रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये 50,000 है टोटल, इसका 24% निकालिएगा तो 12,000 आएगा। ओके, कितना है 12,000, 24% ऑफ सैलरी कितना है 12,000 है, लिख देता हूँ बगल में। और आपका रूम रेंट कितना आया था 25,000। इन दोनों में तो जो भी छोटा है बताओ कौन सा छोटा है, कौन सा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, जिसको लग रहा है भाई आंखों का इलाज करवाना ये छोटा है शायद 12,000। तो 12,000 यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है 7,30,000 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 25 या फिर होटल रूम रेंट 25,000। इन दोनों में से जो भी छोटा है तो ये है 12,000, तो 12,000 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसमें से माइनस करना है अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय। तो 200 पर डे रिकवर किया जा रहा है, 200 इंटू 25 कर दो तो 25 इंटू 2 5,000 आएगा, ठीक है। 12 में से 5,000 माइनस करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 7,000 आ गया। समझ में आया, इजी था ना? कमेंट करके बताना इजी था कि नहीं था। देखो टैक्स को फालतू का इतना मतलब बोझ बना के पढ़ोगे ना तो मेरे को लगता है ये तो ले डूबेगा आपको। इसी में फेल होते हैं क्या बहुत सारे बच्चे लोग। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक बार ना मतलब देखो ये तो मैं मानूंगा कि याद करना ज़्यादा है इसमें, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। 25% कब था, सॉरी 24% कब था, 25% कब था, 10% कब था, ये सब आपको याद करना पड़ेगा एक एक चीज़। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ABCD का A चल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, देखो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट बता रहा है, तो वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग साइट और एन onshore oil exploration site or a project execution site or a dam site or power generation site or an offshore site which being of a temporary nature and having plinth area not exceeding 800 square feet is located not less than 8 km away from the local limit of any municipality or cantonment board or is located in a remote area, the value of such accommodation shall be taken as nil। बाप रे क्या बोल दिया। देखो कुछ नहीं बोल रहा है, ये कुछ कुछ जगहों का नाम लेकर जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, माइनिंग में, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट में, या फिर डैम में, या फिर पावर जनरेशन साइट में, या फिर ऑफ शोर साइट में, ठीक है। वो भी एक टेम्पररी नेचर में है और वहाँ पे जो प्लिंथ एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो लोकल लिमिट है, लोकल लिमिट मतलब क्या होगा, समझ लीजिए जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी मतलब जहाँ पे ये अपना क्या नाम है, जो एरिया नहीं होता जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, गांव शहर जो भी होगा, वो जो है वो उस एरिया से 8 किलोमीटर की दूरी में रहना चाहिए। ओके 8 किलोमीटर की दूरी पे रहना चाहिए, ठीक है। या फिर वो एरिया रिमोट एरिया कहलाता हो, रिमोट एरिया। तो जो वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशन है उसको आप नील लेंगे, मतलब 1 रुपये का भी आपको वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन चार्ज नहीं होगा और 1 रुपये का भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लिए। ओके सो फाइनली अवर लास्ट टॉपिक, इस परक्विजिट का लास्ट टॉपिक है, इस परक्विजिट्स का। इसके बाद नेक्स्ट परक्विजिट पढ़ेंगे। बोला तो अभी ए भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ए चल रहा है, अभी ये खत्म होगा। एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर होने के बाद या फिर ट्रांसफर होते टाइम अगर आपको कोई एकोमोडेशन दिया जा रहा है तब। वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ही इज प्रोवाइडेड with accommodation at a new place of posting while he retains the accommodation at the other place, the value of perquisite shall be taken for one accommodation which has a lower value। देखिए क्या बोला, समझिए देखो आप हो अभी दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली से आपका ट्रांसफर हो रहा है मुंबई में, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में आप अभी हो, दिल्ली से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है मुंबई में। दिल्ली में आपको मिला था एक तो फ्लैट कंपनी की तरफ से, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसके बाद आप जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपको वहाँ पे भी एक और फ्लैट मिल गया। अब यहाँ दिल्ली में आपकी फैमिली भी आपके साथ रह रही थी, ठीक है,
तो आपने कंपनी को क्या सजेस्ट मतलब वो एक रिक्वेस्ट की। हाँ, तो आपने अपनी कंपनी को क्या रिक्वेस्ट की, भाई हमारी फैमिली वहाँ पे रह रही है, तो इसलिए हम उस एकोमोडेशन को रिटेन करना चाहते हैं, मतलब अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक। और उसके बाद आप जब नई जगह जाएंगे तो भाई रेलवे स्टेशन में तो रहोगे नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। तो आप बोलते हो हमको वहाँ पे भी चाहिए, ये भी रहेगा, हम किसी एक का भले जो भी होगा रेंट देना या फिर जो भी देना होगा दे देंगे। आपने अपने कंपनी से ये डील कर ली। अब आपके पास 2 एकोमोडेशन है, अब दोनों में से रेंट फ्री अकोमोडेशन दोनों को तो मान नहीं सकते, किसी एक को मानेंगे। दोनों में मान लेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डबल टैक्सेशन अभी अपने इंडिया में हर जगह नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में अभी भी डबल टैक्सेशन है। तो ये इसमें क्या होगा, 2 केस में, दिल्ली वाले में लगेगा कि मुंबई वाले में। तो सीधा सा सिंपल एग्जांपल, सिंपल सा इसका आंसर है, जिसकी भी एकोमोडेशन की वैल्यू कम आएगी, समझ लीजिए इसकी कम आ रही है तो इस पे लगेगा, इसको माना जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर उसकी कम आ रही है तो उसको माना जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसको परक्विजिट्स माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। The value shall be determined as discussed above. The benefit shall be available for a maximum period of 90 days. देखिए बोला ना कुछ टाइम के लिए, अब बहुत टाइम तक रहेगा तो भाई दोनों में आप दीजिए ना टैक्स। भाई आप गवर्नमेंट भी समझती है कि भाई फैमिली को एक साथ लेके जाना बहुत पॉसिबल ही नहीं ना, सामान लेके जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लेके जाना पड़ेगा। इतना पॉसिबल तो है नहीं कि अपन फैमिली को क्या बोलते हैं, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में बैठो चलो निकलना है। भाई सामान निकालने में टाइम लगता है, कोई भी शिफ्ट होता है टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको 90 डेज़ का टाइम दे रही है कि आप 90 डेज़ में, आपके पास एक ऑप्शन है कि जिसका भी वैल्यू कम आ रहा है हम उसको एकोमोडेशन मानेंगे रेंट फ्री वाला, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम में वो ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इफ यू कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई बोथ द एकोमोडेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी चार्ज फॉर द बोथ ऑफ सच एकोमोडेशन। ये समझ में आया ना भाई। 90 डेज से ज़्यादा, 90 डेज मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 महीना तो हो ही गया ना, 30 तो 3 महीना से ज़्यादा का आप टाइम ले रहे हैं, 3 महीना तो नहीं लगता है शिफ्ट होने में, तुरंत हो जाते हैं। तो 3 महीना से ज़्यादा का अगर आप टाइम ले रहे हैं तो आपको दोनों हाउस को अपन आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करेंगे और आपको दोनों में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया इसका साइड इफेक्ट क्या है? या भाई आप 90 डेज के अंदर अंदर आप अपना चेंज कर लो ना हाउस, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे को एक उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखो इसके पहले की टॉप में वीडियो जो भी बनाया मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है तो मेरे को थोड़ा घबराहट सी होती है आप लोगों को पढ़ाने में भी। पर इतना गारंटी है, जब हम सीए की पढ़ाई करते थे तो हम लोग थ्योरी कम पढ़ते थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करते थे, और ये पार्ट जो भी स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और शायद आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे निकाल पाता हूँ। तो अगर आपको अभी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लास्ट तक देखे होंगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।